हमले और बमबारी का सिलसिला 13 मार्च तक चला था। तत्कालीन सांसद जीजी स्वेल के मुताबिक मिजोरम पर हमले के लिए जो पायलट लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, उनमें 2 नाम राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी थे। ये वो 2 नाम हैं जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, सांसद बने और फिर कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बने। मैं जानता हूँ कि जब जब मैंने मन की बात कही है, कहीं कहीं उनका असर होता है, कहीं कहीं उनका उल्टा असर भी होता है। लेकिन मिजोरम में जो कुछ हो रहा था उसकी नींव 6 साल पहले ही यानी साल 1960 में ही पड़ गई थी। मिजो हिल्स असम का हिस्सा हुआ करता था। 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मिजो लोगों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया और इस पुरजोर विरोध के बाद ही 28 फरवरी 1961 को एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट का जन्म हुआ। अपने अस्तित्व में आने के बाद उसने इस पर विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी रखा और ठीक उसी के बाद असम राइफल ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि असमिया भाषा को ही मान्यता दी जा रही थी और इस रेजिमेंट में सबसे ज्यादा मिजो लोग थे, जिसकी वजह से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। इस फैसले ने मिजो लोगों के बीच नाराजगी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और फिर धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखने वाला एमएनएफ हिंसा पर उतर आया। जो मिजो लोग बटालियन से निकाले गए थे वो एमएनएफ में शामिल हो गए और इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। मिजोरम की भौगोलिक स्थिति ने आग में घी डालने का काम किया। मिजोरम के बगल में आज का बांग्लादेश और तब का पूर्वी पाकिस्तान था, जो हथियारों की सप्लाई करने लगा। माना जाता है कि चीन भी मिजोरम की इस आजादी की लड़ाई में कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा रहा था और चुपचाप पीछे से समर्थन लगातार करता रहा। यही वजह है कि जब एमएनएफ ने यह आंदोलन शुरू किया तो ऑपरेशन जेरिको के नाम से इसे अंजाम देने के लिए यहाँ तक कि यहाँ पर तैनात असम राइफल्स को भी बाहर खदेड़ने की पूरी तैयारी कर दी गई। 28 फरवरी 1966 को उग्रवादियों ने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया था। 29 फरवरी को एमएनएफ ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी थी। उग्रवादियों ने आइजोल में सरकारी खजाने और सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। उग्रवादियों ने 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफल, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड से हमला करने वाली राइफल जैसे खतरनाक हथियार लूट लिए थे। टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के सारे कनेक्शन टूट जाएं। भारतीय सेना हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमएनएफ की ओर से हो रही गोलीबारी हर कोशिश को नाकामयाब बना रही थी। जब ये खबर 1 महीने पहले ही सत्ता संभालने वाली इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इस हमले के बाद इंदिरा गांधी सरकार पर सवाल उठे तो सफाई में कहा गया कि विमान मदद और खाने पीने के सामान के लिए भेजे गए थे। In the assembly, जब सदन के सदस्य पूछ रहे थे आपने बम क्यों गिराया, इंदिरा गांधी का जवाब था कि हमने चावल और जरूरत की चीजें गिराई थी। बाद में जब वे सदस्य मिजोरम आए, उन्होंने बम को इंदिरा गांधी को दिखाया और पूछा क्या यही चावल था जिसको आपने मिजोरम पर गिराया था। बमबारी में मिजो विद्रोह तो दबा दिया गया था, लेकिन मिजोरम में 2 दशकों तक अशांति छाई रही। लेकिन ये पहली और इकलौती बार था जब भारत के भीतर ही हमले के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर साल 5 मार्च यानी हमले के दिन को मिजोरम में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था।
आजादी के पहले एक समय था जब मिजोरम के रहने वाले रिहायशी लोग ज्यादातर बर्मा जाना चाहते थे। 2 फैक्शन बन गए, दोनों में भिड़ंत भी हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि यहाँ के लोगों को यहीं बसाया जाएगा, उन्हें स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया मिजोरम को, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ जब तक उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो ठीक इन हरे पहाड़ों की तरह हरे ही रहते हैं। मिजोरम में शांति तब हुई जब एमएनएफ और केंद्र सरकार के बीच साल 1986 में ऐतिहासिक समझौते पर साइन हुए। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना।